तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर मैथ्स पैराडॉक्स में। तो हम लोगों ने क्या देख लिया था? हम लोगों ने पिछली वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ को देख लिया। न्यूटन सेकंड लॉ को हमने क्या किया था? देख लिया था। आज हम देखेंगे इनको इनको न्यूटन न्यूटन थर्ड लॉ को। तो चलो शुरू करते हैं फिर अपनी आज के टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है? तो इन्होंने कुछ नहीं कहा था अपने थर्ड लॉ के बारे में, सिर्फ ने बताया था कि जो दो फोर्सेस होंगे, क्या होंगे? जो दो फोर्सेस होंगे, एक को एक्शन बोलेंगे, एक को रिएक्शन बोलेंगे। एक्शन वो फोर्स होगा जो किसी बॉडी पे पहले अप्लाई होगा, उसके रिप्लाई में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको बोलते हैं रिएक्शन। जैसे हमने इस मार्कर से बोर्ड पे ऐसे टच किया, क्या किया? टच किया। तो हम जब मार्कर से इस बोर्ड पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये एक्शन है। अब बोर्ड हम पे जो वापस फोर्स लगा रहा है इसके रिप्लाई में उसको बोलते हैं रिएक्शन। तो इन्होंने यही बात बताई थी कि जैसे देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। क्या मतलब हुआ इसमें? कि अगर जो फोर्सेस होते हैं उनका जो फोर्स होता है इक्वल होता है और अपोजिट रिएक्शन होता है। कोई भी जो फोर्स होता है क्या होता है? इक्वल होता है और अपोजिट होता है। फिर यहाँ पे मेन बात समझने वाली क्या है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं ये दो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। किस पे लगते हैं? दो डिफरेंट बॉडीज पर। जैसे यहाँ पे लिखा देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं मगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं इतने, तो ये गलत है, हाफ है, आधा है, ठीक है। हम आगे भी पढ़ेंगे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो दो डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं। कैसे होते हैं? दो डिफरेंट बॉडीज पर होते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे हमने ये एक बॉल है, दीवार है मतलब, और इस पे हमने एक बॉल को फेंका, ऐसे दीवार पे क्या किया? बॉल को हिट कराया। तो बॉल इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। मान लो हमने लिख दिया ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी। दीवार को हमने क्या मान लिया? बॉडी बी। तो ए ने बी पर फोर्स अप्लाई किया तो इसको ऐसे लिखेंगे एफ ए बी। कैसे लिखेंगे? एफ ए बी। ए ने बी पर फोर्स अप्लाई किया तो दीवार क्या करेगी कि इसका, इस फोर्स का फिर क्या करेगी? रिप्लाई में एक फोर्स लगाएगी जिसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ये देखो बॉल ने क्या बोला? बॉल को बोलेंगे एक्शन, और दीवार ने जो इस पे फोर्स लगाया उसको बोलेंगे रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिएक्शन। बॉल ने जो दीवार पे फोर्स लगाया एक्शन है, दीवार ने जो बॉल पर फोर्स लगाया उसके अगेंस्ट उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन। और इसको ऐसे लिखते हैं हम एफ। अब बी ने ए पर फोर्स लगाया तो इसे लिखेंगे एफ बी ए। क्या लिखेंगे? एफ बी ए। अगर ए ने बी पर फोर्स लगाया तो एफ ए बी, बी ने ए पर फोर्स लगाया तो एफ बी ए। और ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल होंगे, यानी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे? इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट ये क्या होंगे? अपोजिट इन डायरेक्शन। इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या होगा? अपोजिट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। देखो बॉल इधर फोर्स लगा रहा है, दीवार इधर फोर्स लगा रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? एक माइनस चिपका देंगे। क्या करेंगे? एक माइनस लगा देंगे। तो माइनस हमें बताएगा कि दोनों फोर्सेस इक्वल है मगर अपोजिट है, और दो अलग अलग बॉडीज है, टू डिफरेंट बॉडीज। ये बात का ध्यान रखना है, जो फोर्सेस लग रहे हैं ये दो अलग अलग बॉडी है। अगर ये अलग अलग बॉडी ना होते तो ये दोनों फोर्सेस क्या होते? जीरो हो जाते। जैसे तुमको पता है कि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? जीरो। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? जीरो। अगर दोनों फोर्सेस, अगर दो नंबर इक्वल और अपोजिट होते हैं, मान लो ऐसे लिखा है, तो इनका सम क्या आना चाहिए? जीरो। कैंसिल हो जाएगा। अगर दो चीजें इक्वल है और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये फोर्सेस दोनों इक्वल होते, जैसे एफ ऑफ ए बी इधर आता, अगर मान लो माइनस ना होता तो इधर आके माइनस हो जाता है। यहाँ पे एफ ऑफ बी ए, ये दोनों इक्वल होते तो कैंसिल हो जाते। तो फोर्सेस कैंसिल नहीं हो रहे हैं। जैसे तुम दीवार पे बॉल मारो तो क्या बॉल, जैसे मान लो बॉल को हमने हिट किया तो बॉल क्या ऐसे नीचे चली आएगी? नहीं आएगी। बॉल भी किसी फोर्स से वापस आएगी। समझे बात को? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। क्यों?
क्योंकि दो अलग अलग बॉडीज है, यही बात समझना, दो अलग अलग बॉडीज, ठीक है ना। तो हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो दो फोर्सेस एक्शन, मतलब जो फोर्स अप्लाई हुआ वो एक्शन है, उसके अगेंस्ट जो फोर्स अप्लाई हुआ वो रिएक्शन है। तो जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं ये बोथ दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल होते हैं कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है ना। और दोनों फोर्सेस, जो फोर्सेस लगते हैं एक्शन और रिएक्शन, दो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। यही न्यूटन का थर्ड लॉ। ये छोटा सा स्टेटमेंट शार्ट करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, दिस फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर। ये दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं, वैसे सारे ही फोर्सेस पेयर में लगभग होते हैं, लेकिन यहाँ पे खास तौर पर बताया गया है कि दिस फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर। ये जितने फोर्सेस होते हैं सब कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जैसे एक्शन, एक्शन के साथ पेयर में कौन है, रिएक्शन। द टू अपोजिंग फोर्सेस आर नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन। ये जो दो अपोजिंग फोर्स है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्शन और रिएक्शन। जैसे बॉल ने, हमने बॉल को दीवार पे हिट कराया तो बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया, एक्शन है। अब दीवार जो बॉल पे फोर्स लगाएगी वो रिएक्शन है। नहीं आ रही बात, तुमने कोई काम किया, एक्शन है, उसके अगेंस्ट तुम्हें रिप्लाई मिला, रिएक्शन है, ठीक है ना। आई बात समझ में, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं चीज, जैसे यहाँ पे हमने एक बॉल लिया, बॉल है या ब्लॉक, कोई भी बॉडी है, ये ग्राउंड है, जमीन पर रखा हुआ, ये ग्राउंड है, ये ब्लॉक है, जमीन पर रखा हुआ है। तो इस पे क्या करेगा, इसकी तरफ, इसकी इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। द वेट इज इक्वल टू mg। अभी वेट और मास पे डिफरेंस बताएंगे, वेट एक फोर्स होता है। तो वेट, इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से, W इक्वल टू mg। तो इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा, W डैश इज इक्वल टू mg। तभी ये बॉक्स क्या होगा, ऐसे रुका हुआ होगा। ये तो बॉक्स पता चले कहीं मूव करने लग जाए अगर फोर्स उस पर अप्लाई करा जाए। तो एक फोर्स अगर नीचे की तरफ लग रहा है, W इक्वल टू mg, तो एक फोर्स इसके ऊपर उतना ही ऊपर की तरफ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, होगा ना। तो ये इसको बोलते हैं, अब देखो ये एक्शन लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, एक्शन। इसका ऊपर फोर्स लग रहा है, रिएक्शन। ये दोनों इक्वल होते हैं मगर अपोजिट डायरेक्शन में, दो अलग अलग बॉडीज होती हैं। अब देखो, एक्शन एंड रिएक्शन आर साइमल्टेनियसली, ये दोनों एक साथ होते हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस एक साथ होते हैं, मगर डिफरेंट बॉडीज पर। एक साथ दोनों फोर्सेस अप्लाई होते हैं लेकिन डिफरेंट बॉडीज पर, इस वजह से ये कैंसिल नहीं होते हैं। नहीं तो कैंसिल हो जाए, अगर सेम बॉडी होती तो कैंसिल हो जाता। जैसे मान लीजिए हमने एक बॉक्स बनाया, इधर से तुम फोर्स लगा रहे हो F1 और इधर से फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन लगा रहे हैं F2। ये दोनों फोर्सेस बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बैलेंस फोर्स में समझाया था, मान लो 20 न्यूटन है और इधर से भी 20 न्यूटन लगा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ फोर्सेस कैंसिल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग बॉडीज पर अप्लाई होते हैं। अगला पॉइंट है, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन। यहाँ से देखो, एक्शन और रिएक्शन इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग बॉडीज पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और दोनों बॉडीज का मास डिफरेंट। क्या मेन पॉइंट समझा, ये फोर्सेस कैंसिल क्यों नहीं होते, क्योंकि दो अलग अलग बॉडीज पे अप्लाई हो रहे हैं और एक्शन और रिएक्शन के पास इक्वल एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, वो अलग अलग बॉडीज है, डिफरेंट बॉडीज है, और उन बॉडीज का मास क्या है, डिफरेंट होगा। ये था हमारा पूरा न्यूटन थर्ड लॉ। अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं, तो चलो चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। तो हम देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जांपल्स को। क्या देखते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जांपल। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है कि जब हम गन से शूट करते हैं, हम गन से क्या करते हैं, शूट करते हैं। तो जब बुलेट आगे की तरफ निकलती है और हमारी गन क्या होता है, पीछे की तरफ आती है। जब शूट करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे, क्योंकि जब बुलेट आगे निकलेगी तो क्या करेगी, एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी गन पर, जिसकी वजह से गन क्या होगी, रिकॉइल हो जाएगी। A gun recoil when a shot is fired from it। जब हम गन से शॉट करते हैं तो क्या होती है, गन पीछे की तरफ आती है। जैसे मान लो, सपोज करो ये हमारी गन है, ये गन है, तो यहां से जब हम बुलेट को फायर करेंगे, क्या करेंगे, बुलेट फायर हुई, गन है,
बुलेट फायर हुई तो बुलेट की जो वेलोसिटी होगी, बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो इसका मतलब ये एक्शन फोर्स होगा। तो अब ये क्या करेगी, एक रिएक्शन लगाएगी जो बुलेट को पीछे की तरफ ढकेलेगी, यानी इसको बोलेंगे रिएक्शन। और ये कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। अब क्यों बुलेट हमारे, देखो अगर हम बुलेट गन को अच्छे से करते तो जर्क हो जाता है शोल्डर में, क्यों, क्योंकि जब बुलेट की वेलोसिटी बहुत तेज थी, उसने क्या किया, इक्वल रिएक्शन पीछे की तरफ दिया, तो गन पीछे की तरफ आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे की तरफ नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि बुलेट का मास बहुत कम था और गन का मास उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़ा सा तो बैक होगा। तो जो पीछे जर्क हुआ है इसी को बोलते हैं रिकॉइल। तो ये कैसे होता है, एक्शन रिएक्शन। उसके बाद जेट एरोप्लेन और जो रॉकेट उड़ते हैं ऊपर की तरफ, जैसे मान लो ये जेट एरोप्लेन, ये क्या है, जेट एरोप्लेन है समझो, रॉकेट है। तो यहां से फ्यूल निकलेगा बहुत हाई अमाउंट में, क्या निकलेगा, फ्यूल निकलेगा। फ्यूल जमीन पे क्या करेगा, एक्शन, वापस में क्या देगी इसको फ्यूल, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स से ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। और जब इसकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ये मार्केट से क्या होगा, शॉर्ट, मतलब कि ये चला जाएगा ऊपर। उसके बाद बोट को रो करते हैं, बोट को देखा होगा नदी में चलते हुए, वो भी है, पानी को पीछे ढकेलते हैं तो बोट आगे, पानी रिएक्शन फोर्स देती है आगे की तरफ। इस तरीके से हम स्विमिंग करते हैं, चलते भी हैं। हम स्विमिंग करते हो क्या करते हैं, पानी को पीछे ढकेलते हैं और पानी हमें रिएक्शन फोर्स देके आगे ढकेल देती है। हम ग्राउंड पे चलते हैं, कैट वॉक करते हैं सब लोग, तो ये भी क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। हम जमीन पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्शन है, जमीन हम पर फोर्स अप्लाई करती है, रिएक्शन। तो हम एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से चल पाते हैं। अगर दोनों फोर्सेस सपोज करो इक्वल हो जाते तो क्या हम चल पाते हैं, फोर्सेस कैंसिल हो जाता। जब हैमर करते हैं, कील को क्या करते हैं, ठोकते हैं, क्या करते हैं, ठोक देते हैं, इनटू अ वुडन प्लैंक, इनटू ए वुडन प्लैंक। तो जब हम कील को उस पर लगा रहे होते हैं तो कील पे हम एक्शन दे रहे हैं, तो जो वुडन प्लैंक है वो रिएक्शन फोर्स देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कील अंदर की तरफ चली जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ के, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारी टॉपिक होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नोट कर लो इसको। तो देखो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा मोमेंटम हमारे पीछे पढ़ा चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस में, जिसको नहीं पता वो जाके देख सकता है, लेकिन एक बार मोमेंटम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। मोमेंटम क्या था, मोमेंटम ये होता है जब भी किसी मास को, जब भी किसी मास को उसकी वेलोसिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जब हम मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। जैसे मान लो हमने उसको फेंक दिया, नहीं इच्छा था, फेंक दिया, इसमें कोई मास होगा तो फेंकेंगे तो कोई वेलोसिटी आ जाएगी, तो मतलब ये मोमेंटम होगा। मतलब मोमेंटम मतलब कितनी फोर्स से कोई चीजें जा रहा है, कितना, कितनी स्पीड उसकी हो सकती है। तो मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है। मोमेंटम दूसरी चीज में क्या बताता है, कोई चीज कितनी फोर्स से और कितनी स्पीड से हमारी तरफ आ रही है, मोमेंटम बता देता है हमको, ठीक है ना। जैसे मान लो एक स्टोन तुम्हारी तरफ आ रहा है जिसका मास है 10 kg और इसमें वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड ही है, तो तुम क्या करोगे, पहले से ही क्या हो जाओगे, अलर्ट कि ये हमारी तरफ क्या होगा, भारी होगा, तो हम इसको उसी हिसाब से रोकेंगे या तो फिर हट जाएंगे। लेकिन अगर एक फुटबॉल आ रहा है जिसका मास 1 kg है, सपोज कर लो इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड भी ले लो, तो भी हम हटेंगे नहीं, उसको रोकेंगे। लेकिन पत्थर को हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी अगर कम भी होगी तो हमें हार्म कर देगा। समझे बात को। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। चलो चलते हैं, समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन जब भी कहीं होता है तो कंजर्वेशन को इनिशियल और फाइनल बराबर हो। तो इसमें क्या है, मोमेंटम है, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। तो यहाँ पे एक जो समझने वाली बात है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्ड बहुत जरूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तब, द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम को मान लो ये हमने एक बनाया, इसमें बहुत सारी बॉडीज को बनाया, मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है, इस तरीके से। तो इन सबका जो मोमेंटम होगा क्या होगा, टोटल मोमेंटम होगा,
वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को हम बोलते हैं टोटल, अकॉर्डिंग इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये थोड़ा सा भारी हो गया होगा, आप इसको समझो, इसको दूसरे लैंग्वेज में समझो। मतलब यहाँ पे क्या, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब इसका, जैसे मान लो हमने ये पहले नोट कर लो, दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कोलिजन किसको बोलते हैं, कोलिजन मान लो ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये इससे आके टकरा दी, तो जब ये दोनों इससे क्या होगी, ए और बी दोनों टकरा जाएगी, तो टकराने को बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं, कोलिजन। जब दो बॉडी आपस में क्या होती है, टकरा जाती है, तब उसको बोलते हैं कोलिजन। तो अब हम समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या, ये डेफिनेशन वगैरह जो लिखोगे तुम लोग, चलो समझते हैं क्या होता है। जैसे हमने मान लो एक बॉडी लिया ए, अब अच्छे से समझना, ये बॉडी हमने क्या लिया ए, इसका मास हमने मान लिया m1 है, क्या मान लिया, इसका मास m1 है, और ये बॉडी हमने लिया इसका मास m1 मान लिया, और इसका ये बॉडी ए है जिसका मास हमने m1 ले लिया, और ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है। ये बॉडी ए है जिसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, u1। एक हमने दूसरी बॉडी ले लिया, इसका मास m2 है, ठीक है ना, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, u2, और ये बॉडी b है, मतलब दो बॉडीज है। सपोज करो ये कार है, ये बस है, या ये बस है, ये कार है, या जो भी है, दो बॉडी है, एक का मास m1 है जो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरी बॉडी का मास m2 है जो u2 वेलोसिटी से जा रहा है। इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, इसको हम बोल देंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कोलाइड हो रहा है, मान लो यहां पे आया, ये दोनों यहां पे आए, ठीक है, ए और बी, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, ये दोनों क्या हो गए, कोलाइड हो गए। अब तुम लोग हमको ये बताओ, ये कोलाइड कब होंगे, जैसे मान लो ये कोलाइड कब होंगे, कोई पीछे से इसको दौड़ा रहा है या पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये कब ये बॉडी इसको कैच कर पाएगी, पकड़ पाएगी, जब u1 u2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं आ रही बात समझ में, अरे ये इससे कब टकराएगी, जब u1 u2 से बड़ा होगा, तभी तो टकरा पाएगी, तभी तो कोलाइड करेगी। अगर ये बहुत तेज जा रहा है, ये स्लो जा रहा है, कभी इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। मान लो ये पुलिस है, ये कोई और है, चोर वगैरह है, तो पुलिस की स्पीड कम हो जाएगी, तो ये इसको पकड़ पाएगा, कभी नहीं पकड़ पाएगा। इसका मतलब कोलाइड होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई, u1 u2 से बड़ा होना चाहिए। u1 क्या होना चाहिए, u2 से बड़ा होना चाहिए। ये हमने ले लिया बिफोर कोलिजन। क्या ले लिया, बिफोर कोलिजन। ये क्या ले लिया, कोलिजन होने से पहले। ये क्या है, कोलिजन का वक्त है, मतलब कोलाइड हुआ है, कोलिजन है, कोलिजन लिख दो। कोलिजन मतलब टकराना। कोलिजन होने के बाद क्या, और इसका टाइम हमने कोलिजन का टाइम ले लिया है टी। टाइम क्या ले लिया है, टी टाइम ले लिया, कि टी टाइम के लिए कोलाइड हुआ है। और ये टी टाइम बहुत कम होता है, जब कोई बॉडी आपस में टकराती है तो बहुत कम समय में ही अलग हो जाती है। अब टकराने पे क्या होगा, ध्यान से देखो, टकराने पे क्या है, जब बॉडी टकरा जाएगी, कोलाइड हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, मास तो सेम रहेगा ए और बी। अब टकराने के बाद क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब जब वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसको बोल देंगे v1 वेलोसिटी होगी, और इसको बोल देंगे v2 वेलोसिटी होगी। देखो, पहले जिस वेलोसिटी से, इनिशियल जिस वेलोसिटी से जा रहा था, उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ए बॉडी का है, इसको u1 कह दिया, बी बॉडी की वेलोसिटी u2 कह दिया, u1 u2 से बड़ा। चलो, ये टकरा गया। अब टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो अब इसको कह दिया v1 वेलोसिटी से जा रही है, इसको कह दिया v2 वेलोसिटी से जा रही है। इसको हम कहेंगे आफ्टर कोलिजन। क्या कहेंगे, आफ्टर कोलिजन। ये केस समझ में आया। अरे जैसे होता नहीं, मान लो ये हमारी कार जा रही है, कार है, ये बॉडी है मान लो, और यहाँ पे क्या बना दें, यहाँ पे बाइक बना देते हैं, बाइक। ये कौन सी बाइक,
अरे ये है कोई बाइक, ठीक, ये बाइक बी, इसकी वेलोसिटी मान लो u1 है, इसकी वेलोसिटी मान लो u2 है। अब u1 u2 से इससे टकरा गई, ये क्या हो गई, इससे ये टकरा गई, टकराने के बाद ये वाली केस बनेगी। ऐसी बाइक कहीं मिलेगी बिल्कुल नहीं, ये टकरा गई, इससे टकरा गई। टकराने के बाद तुम क्या, जब मान लो तुम कहीं साइकिल चला रहे हो, पीछे से कोई टक्कर मारते हो, तुम्हारी स्पीड चेंज हो जाती है कि नहीं। तो अब ये कोलाइड हो गया, कोलिजन स्टेट में आ गए तुम। कोलिजन के बाद क्या होगा कि अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। अब इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब मान लो ये v1 हो जाएगी और ये v2 हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज होगी। कोलाइड होने के बाद क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। तो इसी चीज को समझा रहे हैं हम। आई बात समझ में, यानी पहले कंडीशन पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो ये कोलाइड हुआ, उसके बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कोलिजन होने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी और उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। पहले कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी, कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी। अब इस बॉडी का मोमेंटम लिखो, बॉडी ए का मोमेंटम कैसे लिखो, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां से इसका मोमेंटम लिखो, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन में, टोटल मोमेंटम इसका लिखो, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, कोलिजन होने से पहले का मोमेंटम क्या होगा, यानी इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। आई बात समझ में, इसका मोमेंटम कैसे लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, यानी m1 u1 प्लस इसका मोमेंटम कैसे लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी m2 u2। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो पुलिस बुलानी पड़ जाएगी। देखो हमने क्या कहा, पहले लिखो बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो यहाँ दो बॉडीज है, तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मास, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, टोटल के लिए ऐड कर देंगे। उसके बाद इधर आओ, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद का टोटल मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम यानी m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2, ये हो जाएगा। यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। देखो कुछ भी तुम्हें रटना बिल्कुल नहीं है, हमने मोमेंटम सिखाया क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब हम कह रहे हैं कि बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम निकाल दो, क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी, दो अलग अलग मासेस है। यहाँ पे फाइनल मोमेंटम निकाल दो m1 v1 प्लस m2 v2। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। यानी इसका स्टेटमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल हो जाएगा टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये तुम्हारा है मैथमेटिकल फॉर्म में, यही है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना। अब हम इसको ड्राइव करेंगे कैसे आया हुआ है, तो अब इसको नोट कर लो, फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। देखो हम करते हैं इसको, यहाँ पे देखा, हम ये जान के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब ये m1 u1 प्लस m2 u2 वाली कहानी क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं। सबसे पहली बात देखो, हमने बात ले लिया कि इसका मास ये सर्विस देना, एक बॉडी है जिसका मास m1, इसकी वेलोसिटी u2 इनिशियली, m2 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, कोलाइड हुआ t टाइम के लिए, फिर फाइनल वेलोसिटी होगी v1 v2। ये सब कहानी तुमने क्या करना, लिख देना, फिर लिखना। अब देखो जब बॉडी, अब देखो एक बार बॉडी ए बी पर फोर्स लगाएगी, ए क्या होगी, बी पर फोर्स लगाएगी। जैसे बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, ये बी है, ये इस पर फोर्स लगाएगी। जब बॉडी ए बी पर फोर्स लगाएगी ना, क्योंकि ये इससे आके टकराएगी, तो जब ए बी पर फोर्स लगाएगी एफ ऑफ ए बी होगा। उसके बाद रिएक्शन फोर्स कौन लगाएगी, बी ए पर लगाएगी, यानी बी क्या करेगी, ए पर लगाएगी, हो जाएगा एफ ऑफ बी ए।
और तुमको न्यूटन थर्ड लॉ से पता है कि एफ ऑफ ए बी जो होता है वो एफ ऑफ बी ए के बराबर होता है, मगर इक्वल अपोजिट होता है। समझे बात को? तो अब यहां से हम देखेंगे इसको ड्राइव कैसे करना है। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ ए बी, फोर्स ऑफ, जब बॉडी ए फोर्स लगा रही है बी पर, बॉडी ए फोर्स लगा रही है बी पर, यानी ए फोर्स लगा रहा है कहां, बी पर, तो इसका ए का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, v1 हो जाएगी, मोमेंटम चेंज हो गया। समझे? चाहे मास चेंज हो चाहे वेलोसिटी चेंज हो, मोमेंटम सेम होगा। मास हम सेम लेके चल रहे हैं, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एफ ऑफ, अब तुम्हें पता है न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ तुमको पहले से पता है कि जो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात तुमको पहले से पता है, बचपन में सीखी होगी, ठीक है ना? तो तुम्हें पता है जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां से एफ ऑफ ए बी का लिख रहे हैं, मतलब ए फोर्स लगा रहा है बी पर, तो मोमेंटम ए का चेंज होगा। तो यहां से लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। तो क्या हो जाएगा बॉडी ए का मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। चेंज क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो होता है ना। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम को तुमने क्या ले लिया? कोलिजन का टाइम है टी, टी टाइम तुम 30 सेकंड ले लिया, जो भी ले लिया। अब फाइनल मोमेंटम कैसे लिखते हैं? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम में क्या लिखते हैं? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम हम बॉडी ए का लिख रहे हैं, बॉडी ए का मोमेंटम लिख रहे हैं। ध्यान देना, अगर ए बी लिखा है, ए बी पर फोर्स लगा रहा है, मतलब कि ए का मोमेंटम चेंज होगा। अगर बी ए पर फोर्स लगा रहा है तो बी का मोमेंटम चेंज होगा। तो ध्यान से देखना, मोमेंटम किसका लिख रहे हैं, फोर्स किसके लिए लगा रहे हैं। तो एफ ऑफ ए बी यहाँ पे ए के लिए है, तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारा क्या होगा? ए का m1v1, फाइनल मोमेंटम होगा m1v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m1u1 अपॉन v। देखो गलती जो होती है बस इसी स्टेप पे आके हो जाती है, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। क्यों? तो ये वाला स्टेप, ये वाला जो कंसेप्ट होता है क्लियर नहीं होता है। समझो बात को। हमको पता है कि जब इस पे ये फोर्स अप्लाई करेगी, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब बॉडी ए बी पर फोर्स लगाए तो हम लिखेंगे एफ ऑफ ए बी। क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ए बी। इसका मतलब ए का मोमेंटम चेंज होगा, तो हम ए के मोमेंटम के लिए लिखेंगे यहाँ पे। तो ए का मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम देखो ये है, इनिशियल मोमेंटम ये है अपॉन टी। अब यहां से क्या करेंगे? मास को m1 कॉमन ले लो, यानी एफ ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? इन दोनों में से m1 कॉमन ले लो, m1 v1, m1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? v1 माइनस u1 अपॉन टी। ये हो जाएगा m v1 माइनस u1 अपॉन टी, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ये तुम्हारा हो गया ए ने बी पर फोर्स लगाया, ए ने बी पर फोर्स लगाया। अब जो है तुम्हारा बी भी तो ए पर फोर्स लगाएगी, जैसे ए ने बी पर फोर्स लगाया एक्शन, बी ए पर फोर्स लगाएगी रिएक्शन। तो अब हम यहां लिखेंगे एफ ऑफ बी ए। बी ए पर फोर्स लगा रही, पहले ए ने बी पर फोर्स लगाया, अब बी ए पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी। अब बी ए पर फोर्स लगा रही है तो किसका मोमेंटम चेंज होगा? बोलो बी का। अगर ए बी पर फोर्स लगा रही है तो मोमेंटम ए का चेंज होगा, तो हम लिखेंगे ये चेंज इन मोमेंटम ए के लिए लिखेंगे। जब बी ए पर फोर्स लगा रही है तो मोमेंटम चेंज होगा बी का, तो हम बी के लिए चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे। जैसे यहां पे लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। नहीं आ रही बात। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, ठीक है, ये वाली लाइन छोड़ दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, ठीक है ना, बात समझे? लिख दे क्या? चलो लिख देते हैं यहां तुम लोग। एफ ऑफ बी ए जब लिखेंगे तो लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे एफ ऑफ बी ए इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब बॉडी बी का मोमेंटम चेंज लिखो। बॉडी बी देखो क्या है, ये है, इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m2v2। क्या हो जाएगा? m2v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m2u2। अच्छा एक बात और समझो, यहां पे v
और यू बहुत अच्छे से बनाना, पता चले बी भी ऐसे बना रहे हो, यू भी ऐसे बना रहे हो, बस तुम खुद ही नहीं जान पाओगे बी कौन है, यू कौन है। अपॉन टाइम, ये तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब यहां से जो क्या कॉमन आने की कोशिश करेगा, M2 दोनों में कॉमन आएगा, M2 कॉमन लो क्या बचेगा, V2 माइनस U2 अपॉन T। ठीक है ना, ये हो गया। अब बात को समझो, तुमने यहाँ पे पहले क्या किया, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसका निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसका निकाला। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहना है, इसको नोट कर लो जल्दी, नोट कर लिया। अब देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये कहता है कि फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन। दो फोर्सेस है, अभी पढ़ा था ना, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन था तुम्हारा एफ ऑफ ए बी, रिएक्शन था एफ ऑफ बी ए। अपोजिट इन डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस का मतलब ये होता है कि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए। तो एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, देखो ये है, तो यहां पे पुट करो m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, और यहां पे माइनस एफ ऑफ बी ए की वैल्यू क्या है, m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। ठीक है ना, चलो इसको शार्ट करो। अब देखो टी से टी क्या होगी, मार्केट से शार्ट, या क्या बचेगा m1 v1 माइनस m1 u1, ये बचेगा ना। और यहां देखो माइनस m2 v2, देखो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, m2 v2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m2 u2 क्या हो जाएगा, देखो m1 v1 माइनस m1 u1, v और u सही से बनाना, माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। अब क्या करेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, फाइनल वेलोसिटी वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे। जैसे देखो यहां से हम लिखना चाहे m1 u1, क्या लिखेंगे m1 u1, तो क्या हो जाएगा यहां से, देखो m1 u1 को उधर ले गए हैं, इधर m2 u2 है ही, और यहां देखो m1 v1 को रहने दिया यहीं पर, m1 v1 रहने दिया, और इसको इधर ले आए m2 v2। क्या आ गया, ये तो था, यही तो तुम्हारा चेंज, यही तो था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2। यही तुम्हारा क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो m1 u1 क्या है, इसका मोमेंटम, m2 u2 क्या है, इसका मोमेंटम, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ गया। m1 v1 क्या है, इसका मोमेंटम, प्लस m2 v2 क्या है, इसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ गया। यही तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। मतलब टोटल मोमेंटम क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये क्या लिखा है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये क्या लिखा हुआ है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। मतलब सिस्टम का टोटल कोलिजन होने से पहले का मोमेंटम ये इक्वल होगा कोलिजन होने के बाद का मोमेंटम। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो एक फोर्स और होता है जिसका नाम होता है इंपल्स। इसका नाम क्या होता है, इंपल्स। इंपल्स में क्या होता है कि द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इंपल्स। मतलब कि बॉडी पर फोर्स जो लगता है बहुत कम टाइम के लिए। जैसे मान लो हम किसी को थप्पड़ मार दें, तो जब हम थप्पड़ मारेंगे तो हमारा हाथ और उसका जो गाल होगा उसके बीच में फोर्स लगेगा बहुत कम टाइम। मान लो थप्पड़ ऐसे मारा तो थप्पड़ रखे नहीं रहेंगे, वहां पे हट जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंपल्स। मतलब जब फोर्स लगता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए तो इसको बोलते हैं इंपल्स। क्या बोलते हैं, इंपल्स। ये क्या होता है, जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाता है, फिर मैक्सिमम से जीरो की तरफ आता है। जैसे मान लो हमने किसी पे फोर्स लगाया, पहले बहुत तेज इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद डिक्रीज होगा। इसका होता है इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। क्या होता है, आई इज इक्वल टू एफ टी, आई इज इक्वल टू एफ टी। इंपल्स क्या होता है, आई इज इक्वल टू एफ टी। समझे बात को, आई इज इक्वल टू मतलब फोर्स इंटू टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए होगा। अच्छा एक चीज ध्यान से तुम लोग को पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिख सकते हो,
न्यूटन सेकंड लॉ से हम लिख सकते हैं फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी। रेट ऑफ चेंज को डेल्टा से लिखते हैं, पी मतलब मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा मतलब टी लिख दो। अब यहां से देखो, इसको इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब यहां से एफ की वैल्यू यहां रख दो, यानी आई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा पी अपॉन टी इंटू टी। टी से टी क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। आई इज इक्वल टू डेल्टा पी। क्या मतलब समझ में आया, समझो। आई इज इक्वल टू एफ टी होता है फोर्स इंटू टाइम, और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल्टा पी अपॉन टी लिखते हैं। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू रखेंगे तो आई इज इक्वल टू डेल्टा पी आया, मतलब इंपल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। इंपल्स क्या है, इंपल्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर, चेंज ऑफ मोमेंटम के रेट नहीं, टाइम नहीं, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। क्या है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। समझे बात को, ये इंपल्स, अगर तुम्हें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो इंपल्स निकाल दो। कभी अभी आगे न्यूमेरिकल्स हम लेंगे, इसी वीडियो में लेंगे, तो हम तुम्हें क्या देंगे, इंपल्स देंगे, और फिर तुमसे पूछेंगे बताओ फोर्स बताओ, तो तुम्हें चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या पता चला, इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम ही के बराबर होता है। तो यहां से इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखो ये न्यूमेरिकल है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial required velocity of rifle। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करो ये हमारी राइफल है, ये क्या है, राइफल। तो और ये अंदर इसके क्या है, बुलेट होगी। ठीक है, अंदर क्या होगी, इसके बुलेट होगी। समझे बात को, बात समझो। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास, इसका मास कितना है, राइफल का मास कितना है, तो इस राइफल के मास को m1 कह देंगे, ये 4 kg, और बुलेट के मास को हम मान लेंगे m2। ये देखो 50 ग्राम है, हमको मास kg में चाहिए, तो क्या करेंगे, 50 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 0 कट जाएगा, 5 अपॉन 100 ये आ जाएगा। ठीक है, 5 अपॉन 100 मतलब 0.05 kg। समझो बात को, m1 m2 निकाल लिया। अभी कह रहा है इसको फायर किया गया है, ये मास तुम्हारे गन था 4 kg और बुलेट का मास था 50 ग्राम। फिर क्या किया गया है, इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, फायर्ड कर दी गया, कर दिया गया, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड। तुमसे पूछा कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी, मतलब तुमको v2 यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 35 मीटर पर सेकेंड, तुमसे इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछ रहा है v1। क्या पूछ रहा है, इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी को पूछ रहा है। अब समझो, यहां से एक बात समझो, जब हमने फायर नहीं किया था, जब हमने फायर नहीं किया था उस वक्त हमारी गन भी रेस्ट में थी और बुलेट भी, मान लो ये गन है, ये द बुलेट, हम फायर नहीं कर रहे हैं तो हमारी गन भी रेस्ट में है, अंदर बुलेट भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है, मतलब गन की भी वेलोसिटी मतलब u1 गन 0 और बुलेट u2 भी 0। समझे बात को, जब भी तुम्हारा गन का केस लेगा कि फायर किया गया है, तो हम पहली कंडीशन में क्या लेंगे कि इनिशियली गन भी रेस्ट में था, बुलेट भी रेस्ट में थी, तो रेस्ट में होने से u1 भी 0, u2, देखो मान लो श्योर करने जा रहे हैं तो अभी बुलेट निकली नहीं है, गन भी नहीं रिकॉइल होगी रेस्ट में, जब हम फायर करेंगे तो बुलेट निकलेगी, गन पीछे आएगी, थर्ड ला। तो शुरू में क्या होगा, इनिशियली जब फायर नहीं हुआ तो u1 भी 0 होगा, u2 भी 0 होगा। उसके बाद जब फायर हो चुकेगा, तुमसे कह रहा है कि इस वेलोसिटी से जा रहा है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी बता दो। रिक्वायर्ड यानी गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी, तुमको ये बात मालूम है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। कैसे इक्वल हो जाएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आई बात समझ में, तो यहां से लिखेंगे m1 u1, यही तो होता था, m2 u2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो यहां से, अब देखो यहाँ पे u1 क्या है, 0, u1 क्या है 0, तो ये 0 रखने पे मास कुछ भी होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अच्छा एक बात और समझो, जब भी ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी की बात करेगा तो हम इनिशियल टोटल मोमेंटम हम बिफोर कोलिजन को जीरो ही ले लेंगे, क्योंकि इनिशियली दोनों रेस्ट में ही होना, तो ये वाला टर्म तो जीरो ही हो गया। अब इधर बचा, इसको लिखो m1 u1 m1 v1, m1 कितना है 4, v1 निकालना है। उसके बाद m2 और फिर क्या है v2, m2 और v2 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 m2 तुम्हारा कितना था 0 पॉइंट, कहाँ गया भाई m2, ये 0.05 या 5/100, और इसका इसकी v2 क्या है 35 आई बात समझ में। देखो गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो मास को हम उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे v1, और उसको उसकी पूछ रहा है तो v2 कह देंगे। ठीक है, बात समझे नहीं समझे। अब इसको सॉल्व कर लेना, फिर यहां से तुम्हारा v1 आ जाएगा। इसको नोट करो एक मिनट। देखो क्या हो जाएगा, यहां से इसको इधर ले आओ, जीरो की जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी -4v1 इज इक्वल टू 5, देखो ये कट जाएगा 520 और 5 7 35, ये कितना हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 5 1 5 5 4 20, 7/4 कितना हो जाएगा 7 अपॉन, ये कैंसिल हो, इसको उधर लेंगे -4v1 20 और 5 4 20 7 7/4, तो v1 हमारा कितना आ जाएगा, v1 निकालना है हमको, v1 तो v1 हो जाएगा 7, 4 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 16, 4 4 16, तो v1 यहां से आएगा माइनस 0.4 -0.47 कुछ वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड, -0.47 मीटर पर सेकंड। क्यों, समझे बात को, यहाँ माइनस क्यों लगा हुआ है, ये तो कैलकुलेशन कर ही लोगे, ये माइनस क्यों लगा हुआ है। माइनस हमें ये बता रहा है कि जो बुलेट है वो पीछे की तरफ आएगी, हमको पता है जब बुलेट आगे जाएगी तो रिएक्शन फोर्स लगाएगी, पीछे की तरफ बुलेट आएगी, तो ये माइनस किसको बता रहा है, रिक्वायल ऑफ गन को बता रहा है, रिक्वायल ऑफ गन को बता रहा है। बस इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लो। यहाँ पे 375, ये 7 डिवाइड करने पे क्या आएगा 0.4375, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, दो ऑब्जेक्ट है जिनका मासेस है 100 ग्राम और 2, वही वाला ऐसा ऐसे बना लो। इसको मान लिया हमने 100 ग्राम और इसको हमने सपोज कर लिया कितना है 200 ग्राम, विद इनिशियल वेलोसिटी मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। ये दोनों कोलाइड हो गए, दोनों क्या हो गए, कोलाइड हो गए। कोलाइड होने के बाद मासेस चेंज नहीं होगा, मासेस वही रहेगा। कोलाइड होने के बाद, कोलाइड होने के बाद क्या होगा, इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, मास तो वही रहेगा 100 ग्राम, इनकी वेलोसिटी हो गई द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 1.67 मीटर पर सेकेंड, और तुमसे कह रहा है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता दो, मतलब ये v2 ही तो होगा, जैसे ये u1 है, ये u2 है, ये v1 है, ये v2 होगा, समझी बात, तो ये m1 है, ये m2 होगा। बस तुमको पता चल गया यहाँ क्या करना है, यहाँ पे लगाना है टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1 बिफोर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, उसके बाद टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। मास हमेशा ध्यान रखना, मास हम किस में लेंगे, केजी में ही लेंगे, मास हमेशा केजी में ही लेना, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, मास को 100 में रख देना, केजी में रखेंगे। m1 हमारा 100 है, इसको केजी में करेंगे कितना हो जाएगा 1000 से डिवाइड करेंगे, और u1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 200
इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड, इसको पहले ही कर लेना अलग। और v2 कितना, u2 कितना है 1 इज इक्वल टू m1 100, यानी 100 अपॉन 1000। इसकी वेलोसिटी कितनी है 1.67, और m2 कितना है 200 अपॉन 1000, और v2 निकालना है। तो देखो ये 0 से 0 शॉर्ट, ये बचा 0.1 इंटू 2 प्लस, ठीक है, 2/10 मतलब 0.2 इंटू 1, 1/10 मतलब 0.2, ये बचेगा 0.2 इंटू 1, ये भी कट जाएगा, ये बचेगा 0.1 इंटू 1.67, और ये हो जाएगा 0.2 इंटू v2। बस इसको सॉल्व करना है तुमको। इसको क्या करना है, देखो ये हो जाएगा 0.2 ही, प्लस ये भी 0.2, और ये हो जाएगा 0.167 प्लस 0.2 v2, ये हो जाएगा, अभी जाएगा 0.4, इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा ना वो सॉल्व। 0.4 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, माइनस 0.167 इज इक्वल टू 0.2 v2, 0.2, ओ स्क्वायर लग रहे हो। अब इसको माइनस कर दो, इसको क्या कर दो, देखो डेसिमल को हमेशा आराम से माइनस करना, 0.4 0.167 ऐसे करना, क्या बचेगा 3, 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 1 2, 0.233, 0.233 इज इक्वल टू 0.2 v2। अब 0.2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 0.233 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू v2। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे लाइक डेसिमल में कर लेंगे, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, कुछ क्या 233 अपॉन 200 इज इक्वल टू v2। तो ये इसका आंसर 1.1 1.16 के आसपास की कोई वैल्यू आएगी, यानी मीटर पर सेकंड, यानी v2 कितना आ जाएगा 1.16 मीटर। इसको अच्छे से डिवाइड कर लेंगे, कोई वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे हमें v2 निकालना है। अगर हमने m1 माना है तो उसकी वेलोसिटी को फाइनल को v1 मानेंगे, अगर हमने इसको m2 माना है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को v2। ये ध्यान रखना है, जिसको तुमने m1 माना है उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 होगी, जिसको m2 माना है उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 होगी, ठीक है ना, इसको नोट कर लो। देखो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास कितना है 1. दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है और एक एक का मास कितना है 1.5 kg, आर मूविंग इन सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों सेम लाइन में जा रहे हैं मगर अपोजिट डायरेक्शन। मान लो ये ऐसे जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो एक बॉडी इधर की तरफ आ रही, लाइन दोनों की सेम, जैसे रोड होती है ना, हम ऐसे जा रहे हैं, कोई सामने से आ रहा है, और दोनों ही की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड है कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले। देखो जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है ना, दोनों का मास 1.5, इसका 1.5 kg, इसका 1.5 kg, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इधर जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड से, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी 2.5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। दोनों की वेलोसिटी सेम है मगर अपोजिट डायरेक्शन में। इसको कह देंगे u1, इसको कह देंगे u2। कह रहा कोलिजन के बाद, कोलिजन हुआ होगा, बिफोर कोलिजन ये थी, ड्यूरिंग कोलिजन दोनों स्टिक हो गए। कोलिजन जब हुआ दोनों दूसरे में क्या हो गए, स्टिक, चिपक गए, अलग नहीं हुए, चिपक गए दोनों। तो ये कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करेंगे, जब दोनों स्टिक हो गए तो कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करेंगे। तुमसे पूछा वही कंबाइंड वेलोसिटी बता दो, तो हम वही बताएंगे यहाँ पे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ ध्यान से देखो, v1 v2 ये दोनों कंबाइंड वेलोसिटी पूछ रहा है, दोनों जब स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो अलग अलग तो होंगे नहीं, कंबाइंड वेलोसिटी से मूव करेंगे।
तो v1 इज इक्वल टू v2 होगा, इसको v मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 v1 की जगह पे भी v और v2 की जगह पे भी v, क्यों, क्योंकि कंबाइंड वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। m1 कितना है हमारा 1.5, u1 कितना है 2.5 प्लस m2 कितना है ये भी 1.5। अब u2 देखो -2.5 रखेंगे, क्या रखेंगे -2.5, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहां से m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v कॉमन लेके बाहर कर दिया। अब देखो 1.5 इंटू 2.5 प्लस माइनस माइनस 1.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू m1, m2 कितना है 1.5 प्लस 1.5 और ये v हो जाएगा। देखो ये इक्वल हो गए नंबर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्या है, इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां बचेगा 3v, v निकालना है तुमको, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 0/3। जब ऊपर न्यूमरेटर 0 तो नीचे कुछ भी लिखा हो, यानी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब स्टिक होने के बाद वो मूव नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा, मूव नहीं करेगा, क्या होगा, स्टॉप्स, स्टॉप्स, स्टॉप्स। नोट कर लो इसको। देखो अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collide with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg, then they both move in same straight line। कैलकुलेट तुम्हें फाइंड करना है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट और कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। दो चीजें फाइंड करना, मोमेंटम कोलिजन से पहले, मोमेंटम कोलिजन के बाद। फिर तुम्हें क्या फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, जा रहा है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इसका मास कितना है 1 kg, तो ये u1 होगा और ये m1 होगा। एक वुडन ब्लॉक जो कि रुका हुआ है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, स्टेशनरी मतलब क्या, रुका हुआ है। अब ये इससे जाके टकरा गया, क्या हुआ, अच्छा देखो टकरा गया। वुडन ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है 5 kg, यानी m2 कितना हो जाएगा 5 kg। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है तो u2 0 होगा, यहाँ पे u2 कितना हो जाएगा 0, u2 कितना हो जाएगा 0। ये बात समझ में आई। कोलाइड होने से पहले टोटल मोमेंटम जस्ट, अब देखो मोमेंटम, अब जब कोलाइड हुआ यानी कि ये इससे क्या हुआ, कोलाइड हुआ, ये क्या हुआ कोलाइड, तो कोलाइड होने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी, ठीक है। कोलाइड होने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, कंबाइंड वेलोसिटी से जा रहे हैं ना, कंबाइंड, तो ये m1 हो जाएगा 1, ठीक है, और m2 यानी 10, इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी को हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, यानी m1 और m2 कंबाइंड वेलोसिटी को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2, यानी m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2, m1 कितना है 1, u1 कितना है 10, m2 कितना है 5 और u2 कितना है 0, तो ये 10 आ जाएगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड। और यहाँ देखो इम्पैक्ट के बाद, जस्ट इम्पैक्ट के बाद, तो हम इसकी कंबाइंड वेलोसिटी को निकालेंगे, ठीक है ना। हम क्या निकालेंगे, देखो इम्पैक्ट के बाद m1 जो जाएगा तुम्हारा m1 प्लस m2, देखो कैसे लिखते हैं, आफ्टर कोलिजन कैसे लिखेंगे, m1 और कंबाइंड वेलोसिटी की बात कर रहा है तो हम पहले लग देते हैं m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m1 प्लस देखो v1 इज इक्वल टू v2 ले लोगे, कंबाइंड वेलोसिटी की उसने बात कर दी है, तो हो जाएगा m1 प्लस m2 v2, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1 और 5 6v, ठीक है ना, इस तरीके से निकालेंगे। तो अब हम निकाल रहे हैं कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया, टोटल मोमेंटम यहाँ निकाल लिया और इम्पैक्ट से पहले इम्पैक्ट के बाद का ये हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे 1 और 5 6v, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे
देखो, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, जब ये इससे जाके टकराएगा, यानी कि ये जो मास तुम्हारा है, ये बॉल इससे जब टकराएगा तो कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी। सपोज करो स्टिक हो गया, तो इसकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी। ये दोनों क्या हो गए, स्टिक हो गए। ये दोनों, ये और ये दोनों कैसे हो गए, स्टिक हो गए। स्टिक होने के बाद ये सेम वेलोसिटी से जाएंगे, उसी को बोलते हैं कंबाइंड वेलोसिटी, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। तो फिर वही रीजन लगाएंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1। अब देखो ये दोनों v1 v2 किसके बराबर हो जाएगा, v1 v2 के बराबर है, और दोनों को v मान लेंगे। तो m1 v1 की जगह पे v और m2 v2 की जगह पे भी v। तो यहां से हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, m कॉमन ले लो, v कॉमन ले लो, क्या बचेगा m1 प्लस m2 और ये v। अब वैल्यू रख दो, m1 कितना है 1, u1 कितना है 10, प्लस m2 कितना है 5, u2 कितना है 0, m1 1 प्लस 5v, ठीक है ना। ये टर्म हो जाएगा 0, तो बचेगा 10, 1 5 6, 1 5 कितना हो जाएगा 6v। हमें v निकालना है, 10/6 यानी कि हो जाएगा v इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकंड, यानी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 1.67 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमने क्या किया, अपने न्यूटन थर्ड लॉ को सीखा, मोमेंटम सीखा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखा, और उस पर हमने क्या किया, न्यूमेरिकल किया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।